हाईलाइन कार्टिलेज से बना होगा ये बेसिकली, एंड दिस इज इनकम्प्लीट डॉर्सली। अभी ये जो है एंटीरियर व्यू जो आप देख रहे हैं दैट इज द वेंट्रल साइड। कौन सी साइड है ये? वेंट्रल साइड है। अब अगर आप इसी की डॉर्सल साइड देखें, बैक साइड में देखें, तो आपको थायराइड कार्टिलेज जो है वो यहाँ पर कंप्लीट दिखाई नहीं देगा। लार्ज होता है, प्रोमिनेंट होता है ये अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन that enlarged in male or that becomes from Adam's apple। अब ये एपिग्लूटिस की तरफ अगर हम देखें तो हायोइड बोन से जुड़ा होता है, और जो हायोइड बोन से इससे जोड़ती हैं दैट इज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। लोअर साइड में ये जुड़ा होगा क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ एंड दैट इज बेसिकली क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट जो इसे जोड़ता है। नेक्स्ट वन इज क्रिकॉइड। क्रिकॉइड जो है वो सिग्नेट रिंग शेप्ड होता है। सिग्नेट रिंग क्या होती है बेटा? आपकी जो रिस्ट वॉच है दैट इज द सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है। ये देखिए एंटीरियरली जो है ये थिन है और पोस्टीरियरली इसका साइज देखो कितना बड़ा हो गया। तो घड़ी की तरह है कि नहीं ये? हाँ कि ना? यस सर। तो बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो ये सिग्नेट रिंग शेप्ड होता है दैट इज कनेक्टेड टू द थायराइड कार्टिलेज बाय क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। नेक्स्ट वन इज द पेयर्ड वन। पेयर्ड वन में द वेरी फर्स्ट वन इज द स्टार वन। ये जो पैरामिडल शेप्ड है दिस वन, ये एरिटिनॉइड कहलाता है। पेयर्ड होगा और पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स के साथ की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वन इज कॉर्निकुलेट। कॉर्निकुलेट जो है वो इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, ये वाला है। दीज आर द कॉर्निकुलेट्स। ये जो है ये कॉर्निकुलेट है यहाँ पर। कॉर्निकुलेट बेसिकली कॉर्न शेप स्ट्रक्चर है। दूसरा नाम क्या है इनका? कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। और ये एपिसिस यानी कि एपिकल पार्ट ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज पर प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्पेड शेप्ड और क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बेसिकली स्मॉल पेयर्ड एंड elongated क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस होते हैं जो कि एंटीरियर मोस्ट में प्रेजेंट होंगे। एंड दे आर प्रेजेंट अबव कॉर्निकुलेट। एरिटिनॉइड को एपिग्लोटिस से जोड़ते हैं। यहाँ कहीं प्रेजेंट होते हैं बट दे कैन नॉट बी मेंशन्ड इन द डायग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स दो होती हैं बेटा, एक है फॉल्स वोकल कॉर्ड जो ऊपर प्रेजेंट होती है और दूसरी है ट्रू वोकल कॉर्ड जो पोजिशनली लोअर साइड प्रेजेंट होगी एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में। ट्रू वोकल कॉर्ड जो है वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउंड कब प्रोड्यूस होता है? एक्सहेल करने पर। फॉल्स वोकल कॉर्ड सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ट्रू वोकल कॉर्ड को। फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है दिस वन इज बेसिकली
फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रूथ लग रही है। और ट्रू वाली जो है वो ये बीच में है, जो व्हाइट से मार्क्ड है, दीज आर द ट्रू वन। तो false is just supporting the true one but not producing sound. साउंड प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है इसका। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन मतलब जब दोनों अलग अलग हों, दूर दूर हों, और दूसरा है एडक्शन, जब एक दूसरे के नजदीक हो। जब एडक्शन होता है तभी यहाँ पर साउंड प्रोडक्शन होगा, एबडक्शन में साउंड प्रोडक्शन नहीं होता है। क्लियर बेटा? क्लियर चाहिए। ओके, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर एंड डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। No, sir. एक मिनट इससे देखो। इम्पैक्ट हुआ है और साइड इम्पैक्ट से गिरते ही फोन टूट गया है। नाउ अब साइड इम्पैक्ट से क्यों उसका रीजन ये है कि जो फ्रेम यहाँ पे लगाया गया है, जो ये बाहर लगाया गया है, ये काफी पतला है और इम्पैक्ट सीधे वहां तक चला गया। अगर हम कंपेयर करें, जैसे मोटरोला 1000 यहाँ देख सकते हैं मेटल फ्रेम था और ये काफी थिक बॉडी थी, तो डिजाइन चेंज किया गया क्रॉस फिटिंग की वजह से, इसकी वजह से फोन यहाँ पे ब्रेक हो गया। ओके, तो हम टेस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक फोन जाता है। तो मैं इसी ब्रिक फोन से इसको पहले फिक्स कर दूं। ओके, fully shattered and back and बाहर आ गया है। Okay, let's see. लेकिन अभी भी display working है and front glass damage है। Rear panel switch 1 अपने आप flip होके बॉटम पे चला गया and display इसका fully damage है। No, फोन अभी restart हो रहा है। Sir, epic latest larynx नहीं हुआ है, भले हमारे बॉटम से गिरा के कोशिश की थी, लेकिन वो स्क्रीन साइड से गिरा था और हुआ फोन का वेट larynx billing. नहीं, ट्रैकेल ओपनिंग का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है वो तो लैरिंग्स है। ठीक है। लैरिंग्स के ऊपर ग्लोटिस है बेसिकली, ठीक है। ग्लोटिस को कवर जो करता है दैट इज एपिग्लोटिस। ओके बेटा। सर एक बार ये एबडक्शन और एडक्शन जो आप बता रहे थे वो बता दीजिए। मैं इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार आपको जान लेना चाहिए कि फोन के अंदर क्या कमियां देखने को मिलती है। हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए बेटर करती हो, तो बिना कोई डैमेज गूगल ढूंढ के किसी की भी थ्रू अगर आपको एबडक्शन और एडक्शन, अब एबडक्शन जो होता है उसमें दोनों वोकल कॉर्ड एक दूसरे से दूर है कि नहीं? ये चीज काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर आप पॉकेट में एयर क्रॉस कर जाएगी जहाँ पे इसके पॉपअप कैमरा को निकलेगा तो वहाँ साउंड प्रोडक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, जब एक दूसरे के नजदीक होंगी तो वो वाइब्रेट करेंगी, है ना? सर हाइड्रोइड बोन का फंक्शन क्या होता है? हाइड्रोइड बोन सिर्फ टंग की मसल्स को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, एज सच कोई स्पेसिफिक फंक्शन है नहीं यहाँ पर हाइड्रोइड बोन का। बस ये कि हाइड्रोइड बोन जो है किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है स्केलेटल सिस्टम में। क्लियर?
है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। यस नेक्स्ट वन इज ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। स्ट्रेट ट्यूब है ये बेसिकली, विच एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरेसिक रीजन और मिड थोरेसिक कैविटी। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है and that's supported by incomplete C-shaped hyaline cartilage, इसे सपोर्ट करता है। In front of fifth thoracic vertebrae, very important point, ट्रैकिया जो है वो दो ब्रांचेस बना देता है, लेफ्ट एंड राइट। राइट ब्रोंकाई फॉर्म्स फर्स्ट एंड दैट्स द ब्रॉडर वन आल्सो। राइट ब्रोंकाई पहले बनती है और वो ब्रॉडर भी होती है। एंड द ट्रैकिया इज लाइंड बाय pseudo stratified ciliated columnar epithelium. Next one is bronchi. Bronchi paired होती हैं, that is branched into primary, secondary and tertiary bronchi. C-shaped cartilaginous ring जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। And bronchi enters to lungs. ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो टर्मिनल ब्रांचिंग है ब्रोंकाई की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज लंग्स। लंग्स पेयर्ड होते हैं बेसिकली, पहले दोनों का डिफरेंस फिर ऊपर डायग्रामेटिकली डिफरेंस देखेंगे। राइट लंग इज स्मॉल एंड ब्रॉड, 2.5 सेंटीमीटर शॉर्टर होता है लेफ्ट लंग से। 3 लोब्स 2 फिशर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं यहाँ पर एंड 625 ग्राम वेट होता है राइट लंग का। एंड द ब्रोंकाई फॉर्म्स फर्स्ट एंड द ब्रॉडर वन टू। लेफ्ट लंग जो है वो लॉन्गर एंड नैरो होता है, लॉन्गर इन लेंथ। 2 लोब्स एंड 1 फिशर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। 8 सेगमेंट्स होते हैं, 565 ग्राम उसका वेट होगा। ब्रोंकाई फॉर्म्स लेटर देन राइट ब्रोंकाई एंड दैट द नैरो वन आल्सो। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं तो कौन से लंग्स में पहले न्यूमोकोनेसिस होने के चांसेस हैं? फाइब्रोइड लंग्स होने के चांसेस किसमें ज्यादा है अगर एक पर्सन डस्ट इंडस्ट्री में काम करता है? राइट लंग। राइट वन, वेरी गुड। राइट वन में होने के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज उसका ब्रोंकाई जो है वो ब्रॉडर है। मोर डस्ट पार्टिकल्स एंटर्स इनटू इट। क्लियर? अब डायग्रामेटिकली देखते हैं बेटा इसकी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली राइट लंग के अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर, मीडियन और इंफीरियर लोब, और 10 सेगमेंट्स हैं। 3 सेगमेंट्स सुपीरियर लोब में हैं, 2 सेगमेंट्स मिडल लोब में हैं एंड 5 सेगमेंट्स इंफीरियर लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिंपल है सेगमेंट, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको एपिकल बोल दिया। ये आगे की तरफ प्रेजेंट है इसलिए इसको एंटीरियर बोल दिया। ये पीछे की तरफ है तो इसको पोस्टीरियर बोल दिया। इसी तरह से मिडल लोब के अंदर मीडियन बेसल हो गया और लेटरल हो गया जो लेटरल साइड में जा रहा है। ठीक है बेटा? और इसके बाद में नेक्स्ट है इंफीरियर वन। तो इंफीरियर में उसका एक सुपीरियर सेगमेंट हो गया, एक उसका पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया, एक उसका आगे का सेगमेंट हो गया और 2 नीचे होते हैं यहाँ पर, मीडियन और लेटरल। तो टोटल 5 सेगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे।
तो राइट लंग में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर 10। अब इसकी विड्थ अगर देखें तो वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट वन। और अगर इसकी लेफ्ट की लेंथ देखें तो इसकी लेंथ तकरीबन यहाँ तक है। ठीक है, तो लेफ्ट जो होता है वो नैरो एंड लेंथियर होता है, जबकि राइट जो है वो शॉर्टर एंड ब्रॉडर होता है। अब लेफ्ट लंग के अंदर दो ही लोब हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर, और दोनों को एक ऑब्लिक फिशर जो है वो अलग करती है। सुपीरियर में 5 सेगमेंट होते हैं, इंफीरियर में 3। एपिकल पोस्टीरियर, मतलब एपिकल भी है और पोस्टीरियर भी है, 2 हो गए। एंटीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर लिंगुलर, जबकि इंफीरियर लोब के अंदर सुपीरियर बेसल, लेटरल बेसल और एंटीरियर बेसल 3 पार्ट होते हैं बेटा। अब इन दोनों के बीच का ये एरिया, इसको कहा जाता है मीडियास्टिनम, जहां पर हर्ट प्रेजेंट होता है। mediastinum, and this is in front of fifth thoracic vertebrae। के सामने प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट अगर इस स्ट्रक्चर में तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर एंड डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट पार्ट। फिर एक बार मीडियास्टिनम बताना। मीडियास्टिनम बेटा दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, ये एरिया। हाँ, होलो कैविटी नहीं है, थोरेसिक कैविटी के अंदर 2 लंग्स के बीच की जगह को मीडियास्टिनम बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे इसको। चलिए कहां पर प्रेजेंट होते हैं लंग्स? दे लाइज इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, विच इज एनक्लोज्ड वेंट्रली, वेंट्रल टू थोरेसिक वर्टिब्री, लेटरली बाय रिब्स, और फ्रंट में स्टर्नम प्रेजेंट होता है। ये है बॉडी की कैविटीज। टोटल कितनी कैविटी होती है बॉडी के अंदर? डॉर्सल में 2 होती हैं और वेंट्रल में 3। डॉर्सल में कंसिडर किया जाता है क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी को, जो कि बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, तो डॉर्सल साइड में फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। वेंट्रली, बॉडी के वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है? तो थोरेसिक, एब्डोमेन, पेल्विक कैविटी जो होती हैं वो बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? इस कैविटी के अंदर, दिस कैविटी इज बेसिकली हैविंग हार्ट एंड लंग्स, इसमें प्रेजेंट होता है ईसोफेगस, ट्रैकिया
also. Clear? Yes. चलिए, next one is pleura. Each lung is enclosed into two membranes. दो अलग अलग membranes के अंदर enclosed होता है, जिसको हम कहते हैं pleura. अब ये जो प्लूरा है, इसके अंदर प्रेशर 756 mmHg होता है. इसके तीन अलग अलग हिस्से हैं. पहला पार्ट है पैराइटल प्लूरा, जो कि आउटर मेम्ब्रेन है. दिस वन इज पैराइटल प्लूरा, जो कि आउटर मेम्ब्रेन है. ये है विसरल प्लूरा, जो कि नियर टू द लंग्स होती है, इनर मेम्ब्रेन है. और दोनों के बीच की ये जो कैविटी है, इसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, विच इज फिल्ड बाय प्लूरल फ्लूइड. अब यहाँ पर दो अलग अलग तरह के लंग्स दिखाए गए हैं. दिस साइड इज कोलैप्स्ड वन, जो कोलैप्स कर चुका है, और ये इन्फ्लेटेड, जिसके अंदर हवा भरी हुई है. ठीक है. कोलैप्स वाला जो है, उसके अंदर दोबारा से एयर एंटर नहीं कर सकती. एंड दैट फेल्स टू इंस्पायर. इन दोनों के बीच में जो एरिया प्रेजेंट होता है, दिस एरिया इज मीडियास्टिनम. एंड दिस मीडियास्टिनम जो है, that is a partition between the two lungs and contains heart, esophagus, thymus gland, thoracic duct of lymphatic system जो होती है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है. अब देखो, पहला केस इन्फ्लेटेड वन, जिसके अंदर हवा भरी हुई है. तो उसकी प्लूरा जो है, पैराइटल एंड विसरल दोनों बाहर की तरफ मूव करती हैं. जब ये दोनों बाहर की तरफ मूव करती हैं, तो यहाँ पर एयर जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर एंटर कर जाती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ प्लूरल कैविटी बढ़ेगा और प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर इजीली एंटर कर जाएगी. सेकंड केस में इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है, दैट इंक्रीज टू 756 mmHg, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं उनके अंदर का वॉल्यूम रिड्यूस करेगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा. जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो दे एक्सपेल्ड आउट एयर. अब अगर यहाँ पर प्लूरल कैविटी में पंक्चर हो जाए बेटा, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, यहाँ पर अगर प्लूरल कैविटी के अंदर पंक्चर हो जाए, ये प्लूरल फ्लूइड बाहर निकल आए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इफ प्लूरल कैविटी punctured, सर लंग्स कोलैप्स कर देंगी. देन लंग्स कोलैप्स कर देंगी. हाँ, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा बेटा? इंस्पायरेशन नहीं होगी, एक्सपायरेशन नहीं होगी, क्या होगा? इंस्पायरेशन नहीं होगी. पक्का? एक्सहेलेशन नहीं होगी. इंस्पिरेशन. पक्का इंस्पिरेशन नहीं होगी?
सर एक्सपायरेशन नहीं होगी। एक्सपायरेशन नहीं होगी क्योंकि फिर वो कोलैप्स कर जाएंगी जब लंग्स जब एक्सपायर करेंगे। हम्म। और सोचो, कुछ ने इंस्पिरेशन बताया, कुछ ने एक्सपायरेशन बताया। If pleural cavity is प्लूरा की मेम्ब्रेन जो है वो बाहर then मतलब what happen? एक्सपेंड वो नहीं हो पाएंगे। एक्सप्रेशन नहीं होगी। Punctured, air or both can enter the pleural space. सर पर फिर तो दोनों ही नहीं होगा। अगर Rushes into the एक्सपायरेशन नहीं space होगी in और order वो to कोलैप्स equalize कर the दे तो pressure without an इंस्पायरेशन भी नहीं हो atmosphere. पाएगी। चलो देखो, अगर प्लूरल मेम्ब्रेन पंक्चर होती है तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है Air or blood? that enters to pleural cavity, हाँ कि ना? अब इसका इफेक्ट क्या आने वाला है? इंट्रा प्लूरल प्रेशर। चेंजेस फ्रॉम 756 to 180 180 क्यों? सेवन 60 mmHg जो एटमॉस्फेरिक होता है उसके बराबर तो होगा ना? हाँ कि ना? अब इसका इफेक्ट क्या है? नो नेगेटिव प्रेशर लंग्स। What's up? Welcome to another video. If I can do it. Ага, может еще, блядь, без рук может. Монстр, блядь. अब बताओ इसका इफेक्ट क्या आएगा? नो इंस्पायरेशन। नो इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन कर पाएगा? इंस्पायरेशन नहीं हो रहा तो एक्सपायरेशन कहाँ से होगा? लंग्स नहीं कर जाएंगे काम करना। ना एक्सपायरेशन होगा ना इंस्पायरेशन। करेक्ट। तो जिसने दोनों आंसर किए थे वो करेक्ट है। क्लियर? क्लियर है बेटा? हाँ कि ना? यस सर। Oh, he's resting in that position as well. Oh, he's resting in the hardest position. किससे बेटा? भगवान से बातें कर रहा है क्या लक्ष्य सचदेव? नहीं सर, वो याद कर रहा था ना तो थोड़ा थोड़ा वो करता हूँ उस वजह से, ताकि ज्यादा याद होता है। ऐसे मत करा करो, गलत फीलिंग जाती है। हाँ चलो भाई, तो क्लियर है सभी को ये? अगर कोई बच्चा ऐसा जिसको क्लियर ना हुआ हो अब भी
पूछ सकता है। Hey, what's up? So, ever since the last video about the most push-ups in 30 seconds, 7 push-ups. So, I tried it and beat the record with 49 push-ups. Then, lots of people started trying it. An insane amount Clear of to videos all of started you? popping up to the point where right now Guinness World Records reached Yes, out sir. to me. And, Yes, well, sir. more about that in a next video. But the record went from 49 to 50 to 51 to 52 to 53 to now a new record. What the record exactly is today, we will talk about in this video, but first, a guy चलिए, called तो नेक्स्ट वन इज इंटरनल स्ट्रक्चर। I'm ready for Greg. I am 100 Find out this guy. Yes. Push-ups. So what am I gonna do? Well, I'm gonna try to do 54. Fair enough. Why not give it? रेस्पिरेटरी ट्री, ट्रैकिया टू एल्विलाई अगर हम देखें तो टोटल 25 जनरेशन तक का डिवीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लंग्स जो हैं वो यहाँ पर एक एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, विच इज फाउंड बाय वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली, स्टर्नम वेंट्रली, रिब्स लेटरली एंड द डायफ्राम एट द लोअर साइड। अगर थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई चेंज होगा तो पल्मोनरी कैविटी के ऊपर भी उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब इस रेस्पिरेटरी ट्री के दो अलग अलग पार्ट हैं, एक है कंडक्टिंग जोन, दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले तक यानी कि एक्सटर्नल नेयर, नेजल कैविटी, इंटरनल नेयर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, लेटरल ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यहां तक कंडक्टिंग जोन है। ये कंडक्शन करते हैं गैसेस का, दे ट्रांसपोर्ट गैस, दे फिल्टर इट, दे ह्यूमिडिफाई इट, बट डू नॉट एक्सचेंज विथ ब्लड। ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे इसको, बस इसको ट्रांसपोर्ट करके लेकर आते हैं रेस्पिरेटरी जोन तक। रेस्पिरेटरी जोन इज द एक्चुअल रीजन वेयर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर्स इनटू ब्लड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब इस रेस्पिरेटरी जोन का सबसे पहला हिस्सा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। इस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से पहले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है जिसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती, ठीक है, वहां पर सस्पेंड कर जाती है। कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो सस्पेंड कर जाएंगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, लेटरल में प्रेजेंट होती हैं बेटा, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर डक्ट से एट्रियम को जाता है। एट्रियम इज अ चैम्बर जिसके साथ बहुत सारे एल्वियुलर सैक जुड़े होते हैं, एल्विलाई जुड़ी होती है। एल्विलाई की अगर हम बात करें तो टोटल 300 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट होती हैं इन बोथ लंग्स। दैट इज अ वेस्कुलर स्ट्रक्चर, ब्लड की सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर दो अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, डस्ट सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस करती हैं, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, और इनको मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स भी कहा जाता है। दूसरी है न्यूमोसाइट, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, दैट इज बेसिकली अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। द सेकेंड वन इज टाइप 2 जो कि क्लारा सेल भी कहलाती हैं। दे सीक्रेट सर्फेक्टेंट लेसिथिन जो कि कोलैप्सिंग ऑफ एल्विलाई को रोकता है
और सरफेस टेंशन को घटाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट? हर्षित, एपिलेप्सी आपको और बढ़ते हैं? हाँ, ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? तो क्लास ही छोड़ के चला गया। हाँ भाई, कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं करनी और तुझे लगता है मैं तेरा पीछे छोड़ दूंगी? क्या हो गया मैडम, क्या हो गया? साथ ही तो आई हूँ, क्या हो गया? फ्रेंड ही तो हूँ उसकी, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टेप्स ऑफ रिस्पिरेशन। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इंस्पायर करते हैं लंग्स, डिफ्यूज करते हैं ब्लड में, ट्रांसपोर्ट करते हैं टिश्यू में, और टिश्यू से वो सेल में जाता है और वहां पर ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है। आफ्टर यूटिलाइजेशन सेल जो है वो इसे C6H12O6 को तोड़ने में यूज करती है ऑक्सीजन को, और उसे 6CO2 और H2O बनाती है। उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, एनर्जी लिबरेट हो जाती है। बट सेल्स के अंदर CO2 का अमाउंट बढ़ता है एंड देन आफ्टर दिस स्टार्ट्स डिफ्यूजिंग। अब वो किधर डिफ्यूज करेगी? सेल्स से डिफ्यूजन उसका टिश्यू उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देगा और ब्लड जो है उसे डिफ्यूज कर देता है लंग्स में। लंग्स से एक्सपिरेशन होगा एंड देन आफ्टर दैट रिमूव्स इट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं बेटा रेस्पिरेशन के। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस को फॉलो करता है ये। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह की मसल्स होती हैं जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। एक होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो बाहर की तरफ होंगी, दे आर बेसिकली प्रेजेंट ऑब्लिकली। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इंटरकोस्टल मसल्स दो तरह की हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। लेकिन दोनों की फॉर्मेशन को अगर आप देखोगे तो जस्ट अपोजिट ऑब्लिक है। एक में ऑब्लिक फॉर्मेशन यूं है और दूसरे में यूं है। अब दोनों का इफेक्ट क्या आएगा बेटा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक्सटर्नल वाली, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इसका इफेक्ट ये रहने वाला है कि ये रिब ऊपर की तरफ उठेगा। ऊपर की तरफ उठेगा तो इसकी वजह से क्या होने वाला है कि यहाँ पर स्पेस बढ़ जाएगा। हाँ कि ना? यस सर। स्पेस बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
रिपीट करना ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये वाली, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये श्रिंक करती हैं, इनका साइज जो है वो रिड्यूस होता है, घटता है, तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगी। ये वाली रिप जो है ऊपर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर। जिसकी वजह से इनके बीच का साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दिस नंबर 1 बेसिकली। बीच का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? होगा सर। दूसरा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जिनकी फॉर्मेशन जो है इनके जस्ट रिवर्स ऑब्लिक होती है, इस तरह से प्रेजेंट होगी, रिवर्स ऑब्लिक। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये पूरे सेगमेंट को, इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगी, हाँ कि ना? यस सर। जब नीचे की तरफ लेकर आएंगी तो इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ेगा कि घटेगा? कम होगा सर। कम होगा। कम हो बस यही इतनी सी चीज है जो आपको समझनी है, बाकी डायफ्राम तो सभी को सही से समझ में आता है। अब ये ब्रीदिंग कैसा दिखता है, कैसा होता है? बाल्टी देखी सभी ने घर में, बकेट। यस सर। अब बकेट का हैंडल जो है वो बकेट के ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है? ये नॉर्मल कंडीशन है, बकेट का हैंडल जो है वो उसके ऊपर पड़ा हुआ है ऐसे आराम से। अब अगर आप उसके हैंडल को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो होगा क्या कि बीच का स्पेस जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बताओ। बढ़ रहा है। हैंडल और बकेट के बीच स्पेस बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। बस अब आप ये सोचो कि जहां पर बकेट में वो हैंडल जुड़ा हुआ है वो तो है वर्टिब्रल कॉलम, फिर वो हैंडल ऐसे राउंड मूव कर रहा है दोनों तरफ, वो हो गए रिब्स, और फिर बीच में एक है ना ऐसे ब्लैक सा दिया होता है पकड़ने के लिए कि आपको यहाँ से हैंडल को होल्ड करना है, हाँ कि ना? यस सर। वो है स्टर्नम। ऐसा सोचो वो क्या है? स्टर्नम है। तो आप जब स्टर्नम को पकड़कर ऊपर खींच रहे हैं तो रिब्स जो हैं वो दोनों डायरेक्शन से ऊपर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? यस सर। और जो बीच का स्पेस है वो स्पेस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो वहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है? यस सर। चलो तो अब यही यहाँ पर अप्लाई भी करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन प्रोसेस इज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होगा? देखो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो डायफ्राम फ्लैटेंड हो गया। देखो सी शेप था, फ्लैटेंड हो गया, तो ये वॉल जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी, एक्सपेंड करेगी, इसका साइज जो है बढ़ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया इन कंपैरिजन टू दिस, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। जब ये साइज बढ़ेगा तो इधर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा, हाँ कि ना? यस सर। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, ठीक है? अब इसका इफेक्ट देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ रिब्स मूव्स स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब्स जो है वो स्टर्नम को ऊपर और आगे की तरफ पहुंचाएंगी। अभी बताया था ना मैंने, हैंडल को ऊपर की तरफ उठाना, जहां से आप उसे होल्ड कर रहे हो समझ लो कि वो स्टर्नम है। दूसरा है एक्सपायरेशन का केस। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती हैं, डायफ्राम रिलैक्स करता है, अगेन बिकम सी शेप्ड। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये रिड्यूस कर गई, हाँ कि ना? यस सर। कर गई। जब ये रिड्यूस कर गई तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। यस। तो हवा जो है वो एक्सपेल्ड आउट होगी, क्लियर? अब देखो इंस्पायरेशन की प्रोसेस, डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी, पल्मोनरी कैविटी दोनों का एक साथ, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर घटेगा, एयर अंदर एंटर कर जाएगी। एक्सपायरेशन की प्रोसेस में डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स जो है वो रिलैक्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स करता है,
एंड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम के डिक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा एंड दैट एक्सपेल्ड आउट एटमॉस्फेरिक एयर टू द लंग, फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। क्लियर? अब इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या है कि जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स कांटेक्ट करती हैं, एब्डोमिनल मसल्स कांटेक्ट करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड पल्मोनरी कैविटी रिड्यूसेस मोर। और जब उसका रिडक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो कि लंग्स के अंदर प्रेशर प्रेजेंट है, वो प्रेशर बढ़ेगा एंड दैट एक्सपेल्ड आउट मोर एयर, वो ज्यादा एयर को बाहर निकालेगा। सो दैट्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक बार इसको पढ़ लो ध्यान से, अगर कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। सर आज का पासवर्ड तो बता दो। क्लास खत्म हो गई अभी? सर लास्ट में तो डाउट ही बताओगे ना आप? पासवर्ड ऐसा तो नहीं है बेटा कि 2000 अंकों का है जो आगे पीछे हो जाएगा, तो पासवर्ड बता देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनका साइज बढ़ जाता है? सर हाँ बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनका साइज बढ़ जाता है? नहीं, साइज क्यों बढ़ेगा, साइज तो नहीं, रिड्यूस करें। तो फिर वो बाहर, मतलब लंग्स, वो रिब्स बाहर कैसे आती हैं जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? अभी तो बताया मैंने तुम्हें, ये ऊपर मुझे समझ में नहीं आया। ये वाला बाल्टी वाला तो आ गया, पर ये जो हम बगल में डायग्राम बनाया इसके बेसिस पे, इसके अकॉर्डिंग समझ नहीं आ रहा। देखो, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये वाली, यस सर। ये वाली, हाँ कि ना? यस सर। अब देखो, अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मान लो कि एक रिब ये है, एक ये रिब ये है, और ये बीच की मसल है। अब ये मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये रिब एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी। यस सर। ऐसा हर रिब के साथ होगा जो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये पूरा रिब केज जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। ओके, हाँ चला गया। इसकी वजह से बीच का स्पेस जो बढ़ गया। अच्छा, ये साइड व्यू है ना, मतलब ये उसका? हाँ, साइड व्यू है। ओके, हाँ ठीक है, ठीक, समझ आ गया। ठीक है। अब दूसरा केस था इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कांटेक्ट करेंगी तो वो इस रिब्स के अंदर ऐसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो वो इसे नीचे की तरफ लेके, ऊपर वाले रिब को नीचे की तरफ लेकर आएंगे ना, हाँ कि ना? ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। जब ये कांटेक्ट करेगा तो ये रिब और ये रिब दोनों नजदीक आ जाएंगे, लेकिन आएंगे किस डायरेक्शन में? अब नीचे। तो ऐसे
ओके सर, हाँ ठीक है। जब ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएंगे, ये ऐसे आएंगे, The world is still very much a इसमें क्या होगा, ये mystery, even बीच the का most स्पेस travel. क्या होगा, छोटा कम हो गया, इट्स रिड्यूस। स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। जब ये स्पेस रिड्यूस हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या आने वाला है, यहाँ का वॉल्यूम कम हो गया। हाँ यस सर, ठीक है, यस सर। तो ये इस केस में ऐसे ऐसे जाएंगी नीचे की तरफ। ठीक है, यस सर। चलो मैं इसके ऊपर इसे बना ही देता हूँ, और इस केस में ये ऊपर जाएंगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर, आ गया। इसको बना हुआ छोड़ दूं इसके ऊपर ऐसे ही? हाँ छोड़ दो। तो ये एक्सपेंड कर रहा है, और ये रिड्यूस। क्लियर? यस सर। चलिए, तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। चलिए, नेक्स्ट वन इज प्रेशर्स। प्रेशर्स की अगर हम बात करें, अभी इसी कंसेप्ट को हम प्रेशर के बेसिस पे समझेंगे। अभी तो हमने समझा नॉर्मली मसल्स के बेसिस के ऊपर कि मसल्स कैसे काम करती हैं, कैसे मसल्स उसका कॉन्ट्रैक्शन करवा रही हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे वहां पर प्रेशर अपना रोल प्ले कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक एयर जिसका पार्शियल प्रेशर या प्रेशर जो होता है वो 760 mmHg होता है। सॉरी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आउट ऑफ दैट मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg है, नाइट्रोजन का 597 mmHg, और द थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड जिसका पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg है। अब यहाँ पर प्रेशर कैसे अपना रोल प्ले करता है बेटा, देखो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर जो है दैट इज 760 mmHg। क्लियर? अब ये नॉर्मल कंडीशन है एट रेस्ट। एल्वुलर प्रेशर, एल्वुलाई के अंदर जो प्रेशर होता है वो 760 होता है, और इंट्राप्लूरल प्रेशर रेस्ट कंडीशन में जब सांस नहीं ले रहे हो आप, देयर इज नो ब्रीदिंग, इंट्राप्लूरल प्रेशर इज -4। -4 है, इसलिए हमारे नेगेटिव प्रेशर लंग्स है, क्योंकि हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है -4 है। अब क्या होगा, देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये सी शेप स्ट्रक्चर से दैट बिकम्स फ्लैटेंड, ये फ्लैटेंड हो गया। जैसे ही ये फ्लैट हुआ, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा, साइज बढ़ने पर इंट्राप्लूरल प्रेशर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जब थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करेगी तो उसके साथ साथ जो अटैच्ड हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है वो भी बाहर की तरफ जाएगी, हाँ कि ना? तो ये देखो, ये यहाँ पर प्लूरल मेम्ब्रेन और यहाँ पर दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है? बोलो भाई, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर जैसे ही ये एक्सपेंड करेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। तो -4 से ये हो गया -6। जब ये -6 हुआ
तो इसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है वो किसमें देखने को मिलेगा हमें? एक पॉइंट हमने ऊपर लिखा था अभी, याद होगा तुम्हें, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी रिफ्लेक्ट्स इन पल्मोनरी कैविटी, हाँ कि ना? अब देखो, अब इसका इफेक्ट क्या आया कि जब ये -6 हुआ, जब ये -6 हुआ तो ये -4 से -6 हुआ, -4 to -6 यानी कि -2 हो गया। -2 जब प्लूरल प्रेशर कम होगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पर एल्वेलर प्रेशर पर भी आएगा, एल्वेलर प्रेशर भी -2 हो जाएगा। -2 यानी कि एटमॉस्फेरिक से 760 था, 758 रह गया। ये 758 रहने का मतलब क्या है? अब एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो एंटर करेगी लंग्स के अंदर, हाँ कि ना? अब ये इनहेलेशन हो गया। कब तक एंटर करती रहेगी? जब तक कि यहाँ पर 760 प्रेशर ना हो जाए। यस सर। जब यहाँ पर 760 प्रेशर हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या आने वाला है कि वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। क्लियर? जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा उसके बाद एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कर गई, डायफ्राम रिलैक्स कर गया, तो डायफ्राम दोबारा से अपनी एक्चुअल पोजीशन पर गया और एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स अपनी एक्चुअल पोजीशन पर गई, तो वो जाने की वजह से क्या होगा कि ये -6 से दोबारा -4 हो गया। -6 से कितना हो गया? -4, हाँ कि ना? तो यहाँ पर अब गेन आ गया कितने का? +2 का। +2 का गेन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहाँ -2 हो गया था, यहाँ +2। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब हो रही थी तब तक यहाँ पर प्रेशर 760 mmHg हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था? गैसेस जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर डिफ्यूज करती हैं, ये तो पता है ना सभी को। अब जब इंस्पायरेशन हो रहा था तो यहाँ पर ये 758 आए, समझ में आया आपको? यस सर। अब ये 758 mmHg जो है वो लंग्स का प्रेशर है, तो इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पर एंटर करेगी लंग्स में। कब तक करती रहेगी? जब तक कि इसका 760 और इसका 760 दोनों बराबर ना हो जाए, हाँ कि ना? यस सर। लेकिन ये 758 के कंडीशन में क्या है कि इसका प्लूरल प्रेशर जो है वो 756 ना होकर 754 हो गया है, which is -6, करेक्ट? ठीक है। अब दूसरी कंडीशन कि जब डायफ्राम जब अपनी एक्चुअल पोजीशन पर रिटर्न करेगा, तो डायफ्राम के एक्चुअल पोजीशन पर रिटर्न करने से क्या होगा कि यही प्लूरल प्रेशर जो है वो दोबारा से बढ़कर 756 हो जाएगा, -4। तो यहाँ पर गेन कितने का हुआ? +2 का। +2 का गेन हुआ, लेकिन मेरे लंग्स के अंदर पहले से ही पार्शियल प्रेशर 760 mmHg है कि नहीं? तो अब इसकी वजह से क्या होगा, ये +2 का गेन इसमें भी दिखाई देगा, यानी कि लंग्स के अंदर अब पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 762, और एटमॉस्फेयर में कितना है? 760। तो एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। यस सर। यही इस डायग्राम में बनाया गया है बेटा। अब देखो डायग्राम में क्या है,
कि ये जब दोबारा से -4 हुआ तो यहाँ पर +2 का गेन हुआ, हाँ कि ना? यस सर। जब +2 का गेन हुआ तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर आएगा, जैसे इसका इफेक्ट इसके ऊपर आया। यस सर। ये 762 हो गया, 762 हो गया तो अब क्या होगा? एटमॉस्फेरिक में कितना है? 760। 760। एयर वापस से बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, मुझे बताओ। यस सर, जाएगी। यस सर। बस हमारे लंग्स जो है वो नेगेटिव प्रेशर लंग्स होते हैं। ये देखो -4 है, नेगेटिव प्रेशर लंग्स हुआ कि नहीं हुआ? डायफ्राम जो है, अब ये एनसीईआरटी कहती है बेटा, वो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर को एंटीरियर पोस्टीरियरली इंक्रीज करता है, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर को डॉर्सो वेंट्रली इंक्रीज करती हैं। कैसे? देखो, डायफ्राम बॉडी में यूं प्रेजेंट है, ये बॉडी की एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। क्लियर? रिब्स जो हैं वो ऐसे प्रेजेंट है। अब अगर मैं इसको सर्कुलर बनाता हूं तो इस एक्सिस के ऊपर डायफ्राम है, यहां पर ये रिब्स है, करेक्ट? हाँ कि ना? यस सर। यहां पर कहीं वर्टिब्रल कॉलम होगा, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो डॉर्सो वेंट्रली से बढ़ाएंगी। क्यों? ये देखो, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये बॉडी की वेंट्रल साइड है, ये बॉडी की डॉर्सल साइड है, करेक्ट? ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, हाँ कि ना? यस सर। अब मुझे बताओ कि अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बढ़ा रही हैं तो कैसे बढ़ा रही हैं? डॉर्सो वेंट्रली बढ़ा रही हैं। यस सर। डायफ्राम यहाँ नीचे प्रेजेंट होगा ऐसे सी शेप्ड, तो डायफ्राम कैसे बढ़ा रहा है? एंटीरियर पोस्टीरियर। हाँ, ये दोनों लाइनें एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो। पता है ये एनसीईआरटी में कहाँ पर है? यस सर। हाँ, एक दूसरे या तीसरे पेज में सबसे नीचे लिखी होगी। यस सर। Next one is breathing rate. Newborn 44 times per minute, children 18 to 22 times per minute, adolescent 14 to 18 times per minute, adult 12 to 16 times per minute. एनसीईआरटी ने सिर्फ ये मेंशन किया है 12 to 16 times. Now respiratory volumes and capacities. Respiratory volumes, quantity of air जो हमारे lungs जो हैं होल्ड कर सकते हैं, एक्सपेल्ड आउट कर सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस, उसको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कहते हैं। सम ऑफ 2 और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, 2 या 2 से अधिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का सम जो है वो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का सबसे पहला पार्ट टाइडल वॉल्यूम, जो एयर हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर्ड करते हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन, that is the tidal volume. Resting condition जिसको हम बोलते हैं, value is basically 500 ml. अब इसके बेसिस के ऊपर पल्मोनरी वेंटिलेशन कितना हो रहा है, कितनी हवा अंदर आ रही है, कितनी बाहर जा रही है, उसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन में काउंट करते हैं। ठीक है, that is minute volume of respiration also. So 500 is basically multiplied by 12 to 16 per minute for an adult,
that is 6,000 to 8,000 ml of air is entering the lungs and leaving in a minute. Anatomical dead space क्या है? Which is absent in birds. हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा था ये. तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हमेशा कंडक्टिंग जोन में रहती है और कभी भी गैसियस एक्सचेंज में यूटिलाइज नहीं की जाती बॉडी के द्वारा, उसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं. ह्यूमन के लिए ये 150 ml पर टाइडल वॉल्यूम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज दैट इज 350 मल्टीप्लाइड बाय 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 4200 to 5600 ml पर मिनट. अब मुझे बताओ कितनी एयर यूज नहीं हुई. ये तो थी वो जो एक्सचेंज हो गई, कितनी एयर जो है वो आई और ऐसे कैसे ही चली गई, उसको यूटिलाइज नहीं किया हमारी बॉडी ने. 150 ml पर मिनट. 1800 ml 1800 to 2400. हाँ, इतना जो है वो हमारी बॉडी ने यूटिलाइज ही नहीं किया, उससे गैसियस एक्सचेंज ही नहीं किया. ठीक है. तो ये तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. माइन्यूट वॉल्यूम, कितनी एयर यूटिलाइज की बॉडी ने और कितनी एयर यूटिलाइज नहीं की बॉडी ने. इनटेक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एयर्स अब हम पढ़ेंगे आगे. ये एक बेसिक सा डायग्राम है बेटा, जिसमें इस स्टेट पर हम इसे रेस्टिंग स्टेट काउंट करते हैं, विच इज 500 ml. जब रेस्टिंग स्टेट पर हमारे लंग्स जो है वो इंस्पायर कर रहे होते हैं, तब लंग्स में कितनी हवा होती है? दैट इज 2500 to 3000. ये नॉर्मल कंडीशन में है. ठीक है. अब इसमें सबसे पहले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल एयर फोर्सफुली हम कितना इनटेक कर सकते हैं. ठीक है, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल एयर कितनी हम एक्सपेल्ड आउट कर सकते हैं फोर्सफुली, उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं. रेजिडुअल वॉल्यूम, कितनी एयर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी लंग्स में रह जाती है और लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है बेसिकली, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 2500 to 3000 ml. Resting tidal volume is basically 500 ml. Expiratory reserve volume is 1000 to 1100 ml. और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो 1200 ml होता है. अब इसके बाद है कैपेसिटीज. कैपेसिटीज बोले तो सम ऑफ 2 or more than 2 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. द वेरी फर्स्ट वन इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, नॉर्मली आपने ब्रीद आउट किया, सांस छोड़ी, उसके बाद आप जोर से सांस जब ले रहे हैं तो कितनी हवा और आप लंग्स में भर सकते हैं जोर से सांस लेने पर, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. तो कितनी भर सकते हो नॉर्मल एक्सपायरेशन होने के बाद? पहले टाइडल वॉल्यूम भरोगे, फिर उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरोगे. तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि 3000 से 3500 ml होती है. नेक्स्ट वन इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो इसके अंदर मेंशन नहीं है, अलग से मेंशन की है मैंने. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है कि जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद आप जोर से जब सांस छोड़ते हैं तो कितनी एयर आप बाहर छोड़ सकते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन. तो ये कितनी होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू 1500 to 1600 ml. नेक्स्ट वन इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त लंग्स में कितनी हवा होती है? 2500 ml. जो यहाँ पर मार्किंग है ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की मार्किंग है, दिस वन. क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? बोलो भाई. नो सर. चलिए
तो इसके बाद नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? इसको दो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। मैंने आपको एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर। मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन करना आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आप जोर से सांस छोड़कर और जोर से सांस लेते हैं, यानी कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज बेसिकली वाइटल कैपेसिटी। इसको मैं रिवर्स भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हैं, जैसे कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। बात वही हुई ना? आपने पहले फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने किया, तो करने पर आपने क्या किया? यहां तक लंग्स को फिल कर लिया, हाँ कि ना? यस सर। उसके बाद आप कह रहे हैं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो गया यहाँ पर आपका, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। उसके बाद आप एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक है? तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। आफ्टर मतलब इंस्पायरेशन किया, अब आप एक्सपायरेशन कर रहे हैं फोर्सफुल। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो ये भी लीव करेंगे, फिर ये लीव करेंगे, फिर रिजर्व वॉल्यूम लीव करेंगे, आखिर में क्या बच जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम। बात तो वही हुई, हाँ कि ना? यस सर। यस यस सर। यस सर। चलिए, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के सम को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटली इतना पार्ट जो होता है वो फंक्शनल होता है हमेशा, रेजिडुअल वॉल्यूम बची रह जाती है बाद में, जो यहाँ पर मेंशन्ड है। नेक्स्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन लंग्स, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या आएगा बच्चे? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल। तो दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी विच इज इक्वल टू 5800 ml। वॉल्यूम ऑफ एयर, कोई भी पर्सन जब एक्सपायर करता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, वो हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो ये है कि सिंपल स्पायरोमीटर से, नॉर्मल स्पायरोमीटर से किसे मेजर नहीं किया जा सकता? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता सिंपल स्पायरोमीटर से। क्यों नहीं किया जा सकता? उसका रीजन है ये रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं तो सिंपल स्पायरोमीटर से कैसे मेजर करोगे? अब ये जिसका हिस्सा है रेजिडुअल वॉल्यूम, उन सभी को मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम खुद को मेजर नहीं किया जा सकता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका हिस्सा है ये, और टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका भी पार्ट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? एनी डाउट इन दिस यू मे आस्क। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो पूछ लो बेटा। बोलो भाई। नो सर। सर आपने बोला था कि वो जो एयर होती है 1800 से 2400 ml जो यूज नहीं होती, सिर्फ मतलब एक्सचेंज में यूज नहीं होती, तो उसका क्या होता है फिर? मतलब वो रेसिडुअल वॉल्यूम? वापस वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम है हमारी, वो जैसे आती है वैसी बाहर चली जाती है। ठीक है। अब आपने मान लो ब्रीथ इन किया, ठीक है? ब्रीथ इन किया तो एयर एंटर करेगी, हाँ कि ना? एयर जब एंटर करेगी तो वो लंग्स के अलावा ट्रैकिया में भी होगी, ब्रोंकाई में भी होगी उसके अंदर, और उसके अलावा वो नॉस्ट्रिल्स से एंटर करने के बाद फेरिंजियल रीजन और नेजल कैविटी में प्रेजेंट होगी, हाँ कि ना? जो लंग्स तक नहीं पहुंच पाई। अब हमारी बॉडी के पास एवेस्कुलर पल्मोनरी सैक तो है नहीं जो उसको स्टोर कर ले, तो जिस फॉर्म में आएगी उसी फॉर्म में बॉडी क्या करेगी? उसको बाहर रिलीज कर देगी। हाँ ठीक क्लियर? ठीक है। यस। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।